सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द श्याम शर्मा शो। लिंक मैंने सरकार डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत अच्छे रोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, फैक्ट लॉजिक हर चीज इसमें कूट कूट के भरी हुई है। आपको पैकेज मिलेगा इसमें सारा काम करने का, बड़ा मजा आने वाला है इसमें वीडियो में आपको। अच्छा, तो इन्होंने जो वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडिया नाउ हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तानी क्रिकेट। तो क्रिकेट तो चलो खैर छोड़ो, इंडिया इतनी पावर रखता है कि पाकिस्तान ही सारा खत्म कर सकता है। इतनी डिस्ट्रॉय करने का हमारे पास मादा है आप, लेकिन वो लगवाता है, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। चलिए, बहुत पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बिना क्रिकेट ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, हमारे बिना इंडिया चढ़ाई नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता है। तो आई होप कि मेरे को पता है कि श्याम भाई ने इसमें अच्छे तरीके से पेला होगा पुर्खियों को। आपको बड़ा मजा आएगा, मिलके पूरी वीडियो देखते हैं। तो एंड में मैं आपसे बात करूंगा। लिंक मैंने जो श्याम भाई का चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इनके 1 मिलियन हो गए, मैंने इनको मुबारकबाद भी दी थी, ठीक है, जब इनको मैंने लास्ट रिएक्शन किया था। तो उससे पहले भी मैंने इनको बोला था कि जल्दी हो जाएंगे, मेजर गौरवारिया सर को भी। तो ऐसे ही हमारे इंडियन भाइयों को आगे बढ़ते रहना है और हमें इन पुर्खियों को दांत खट्टे करते रहना है, इनके कपड़े फाड़ते रहना है। तो श्याम भाई भी बहुत अच्छे कपड़े फाड़ते हैं, जिसके भी फाड़ते हैं, मजा आ जाता है इनकी वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, श्याम भाई को भी फुल सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपके अपने व्यू पॉइंट बताऊंगा और आप कैसे व्यू पॉइंट बताते हैं मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में। तो जो भी देख रहे हैं प्लीज नेशन फर्स्ट को भी फुल सपोर्ट कीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके सोल्जर जरूर बन जाना भाई। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें हम लगे हुए हैं सब लोग। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में अब मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना है। जिन्होंने देखी हुई है वो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा देख ले, हौसला बढ़ेगा भाई का, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इस समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध चल रहा है। ये एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं बल्कि एक क्रिकेटिंग युद्ध है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस युद्ध में भी भारत पाकिस्तान की पिटाई ही कर रहा है। कुछ महीने पहले बीसीसीआई के सोर्सेज ने कहा था कि वो 2023 में पाकिस्तान में आयोजित हो रहे एशिया कप को खेलने के लिए नहीं जाएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और उल्टा उन मैचेस को एक न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। भारत की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जिशान अगले साल विश्व कप भी होगा और दुनिया भर की टीमें भी खेलेंगी, क्योंकि भारत को आज कोई किसी क्षेत्र में नकार नहीं सकता। भारत के यहाँ पर खेलों को और विशेष तौर पर क्रिकेट जगत भारत के अलावा क्या है। Now waded into the India-Pakistan World Cup controversy, Kamran Akmal has now come out and said that Pakistan should not play against India on 23rd in the T20 World Cup. पाकिस्तान ने एक बार फिर वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा नहीं लेने की धमकी दी है। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर। यार ये तो कुछ उसके बराबर हो गया कि मैं संजय लीला भंसाली को बोलूं कि जा, मैं तेरी फिल्म में एक्टिंग नहीं करूंगा। संजय लीला भंसाली भी सोचेंगे वो नहीं है प्राणी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्या है ये क्रिकेटिंग वॉर, और बात करते हैं कि कैसे इंडिया इकोनॉमिकली, सोसाइटी और अब तो क्रिकेट में भी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समय पर काफी क्लोज की टक्कर थी, उसमें भी भारत ने कैसे पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजी और सोच का फर्क है। देखिए आईपीएल चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारी आईपीएल टीम्स हैं जो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही हैं और बहुत डिटेल में स्पोर्ट को स्टडी करके एनालाइज करने के लिए। कोई मीडिया चैनल्स और ब्रॉडकास्टर्स जो क्रिकेट को कवर कर रहे हैं वो भी डेटा एनालिस्ट को हायर कर रहे हैं। तो चलिए, आप क्रिकेट खेल तो नहीं पाए, लेकिन एक क्रिकेट डेटा एनालिस्ट बनकर आप अपने फेवरेट स्पोर्ट को कवर तो कर सकते हैं। तो शायद आप सोच रहे हो कि यार मेरे को तो ये सब आता भी नहीं है, लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पास आपके लिए प्लान है। एंड दिस इज व्हाई दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कोडिंग इन्वेडर्स। कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है जो आपको नॉन आईटी प्रोफेशन से आईटी प्रोफेशन में स्विच करने में मदद करता है। कोडिंग इन्वेडर्स आपकी मदद करेगा
सिर्फ 9 महीने में आपको एक डेटा साइंटिस्ट की नौकरी दिलाने में। उनके करंट प्लेसमेंट स्टैट्स 93% है। उन्होंने अपने 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के साथ काम करके 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 10 से 40 लाख पर एनम के पैकेजेस दिलाए हैं पिछले 6 महीने में। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपके उनके कोर्स में एनरोल करने के पहले आपको एक गारंटीड जॉब एग्रीमेंट दी जाती है, तो कि अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उनके कोर्सेज में रियल बिजनेस केस स्टडीज होती हैं, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और Amazon, फिलिप्स और डेलॉयट में काम करने वाले एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो नीचे दिए गए कोडिंग इन्वेडर्स के लिंक पर क्लिक करें, कोड SSS40 का इस्तेमाल करें और अपने कोर्स पर 40% का डिस्काउंट पाएं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ महीने पहले बीसीसीआई ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान में आयोजित हो रहे एशिया कप से खेलने में मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया के मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू में होने चाहिए। पाकिस्तान ने फिर नाराज होकर कहा कि जाइए, फिर हम भी आपके यहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे। Pakistan would be wanting to play their ICC World Cup games, of course, which was set to be held in India. They wanted to, or reportedly, these discussions have been taking place, will be played in Bangladesh. बट अल्टीमेटली अगर सोर्सेज की माने तो पाकिस्तान के पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा इंडिया खेलने के लिए। Continue to behave the way that they are, and you know, if stories are being leaked like this, they will eventually miss out on the Champions Trophy, which has been awarded to them in 2025. Correct. क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बॉडी है ICC, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, वो भी BCCI के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि BCCI के पास इतनी पावर है कि पाकिस्तान से कुछ भी करवा सकते हैं। तो इंडिया के पास तो ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान ना जाए, लेकिन शायद पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया ना आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो क्या हुआ एक ऐसे क्रिकेटिंग पावर हाउस को जो एक समय पर 80s और 90s के दशक में क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा था और आज इंडिया के टुकड़ों पर पल रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। देखिए, पाकिस्तान इंडिया से बहुत सारी चीजों में पीछे है, जैसे आटे का स्टॉक, बिजली, GDP, मिलिट्री पावर, लेकिन कुछ चीजों में आगे भी है, जैसे भीख मांगना, आतंकवाद और बेइज्जती करवाना। चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में, और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। सुना है पाकिस्तान की ओनली फैंस मॉडल्स भी आटे में पेमेंट ले रही हैं आजकल। लेकिन एक समय पर एक चीज थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कड़ी टक्कर थी, और वो था क्रिकेट। इनफैक्ट 80s और 90s के समय में अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच का हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखें तो कुछ मार्जिन से इंडिया से आगे था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 1996 में सहारा कप जीता था। Another swing here by Prasad. This could be all over. The man had long off coming underneath it and making no mistake. So that's it for Pakistan. They clinched the Sahara Cup. 1999 में शारजा कप फाइनल में जीते थे। That's for winning it. Moin Khan going down the pitch and lofting the ball straight. And Pakistan has won yet another time against India. जावेद मियांदाद का जो लास्ट बॉल का 6 था चेतन शर्मा के ऊपर, वो इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक माना जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट इतना डोमिनेट कर रहा था कि 1992 में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था। उसी समय में जिस समय पर पाकिस्तानी क्रिकेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उस समय BCCI जो इंडियन क्रिकेटिंग बॉडी है उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। तो 80s और 90s के समय में पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्रिकेट में। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अमेरिका पाकिस्तान से लोन मांग रहा है। सुनने में अजीब है ना? इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान यूके को एड दे रहा है। सुनने में अजीब है ना? उसी तरह से सुनने में अजीब है, लेकिन एक समय पर BCCI भी काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रही थी और इनफैक्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी भी इंडियन इकोनॉमी से बेहतर परफॉर्म कर रही थी। अर्ली 1990s में पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम था $500 और इंडिया का पर कैपिटा इनकम था $390। इनफैक्ट आज का पाकिस्तान जो आटे के लिए एक दूसरे को मार रहा है, वो एक समय पर फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट भी हो गया था। इंडिया की हालत खराब इसलिए थी क्योंकि इंडिया 80s के दशक में सोशलिज्म प्रैक्टिस कर रहा था। 1970 was the first year when Pakistan did not import any grain. No wheat was imported. Then 71 में again थोड़े हुए, 72 में नहीं हुए, 73 में थोड़े हुए, 74, 76, 77 तक पहुंच के we attained self-sufficiency in essential grains.
for us. That was a huge accomplishment that took decades of a push behind it. And of course, all achieved with the help of the Americans. इस वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो और स्टैग्नेट हो गई थी। उस समय पर सिर्फ 2 स्टेट रन टेलीविजन चैनल्स थे इंडिया में और उनकी बहुत लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग कैपेसिटी थी। इसका मतलब था कि कई क्रिकेट मैचेस ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो पाते थे, जिस वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू लॉस भी होता था। उसके ऊपर से क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देश की उतनी अच्छी नहीं थी, कई बिजनेसेस भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और क्रिकेट भी इंडिया में एटलीस्ट इंडिया की वर्ल्ड कप की जीत तक उतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए क्रिकेट को उतनी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि दूरदर्शन जो स्टेट रन ब्रॉडकास्टर था वो बीसीसीआई से 5 लाख रुपए लेता था बीसीसीआई के मैच टेलीकास्ट करने के लिए। तो लेट 80s अर्ली 90s में पाकिस्तानी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट की हालत काफी डिफरेंट थी एक दूसरे से। लेकिन इस कहानी में 90s में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और यहाँ पर हमें दिखता है कि आइडियोलॉजी, नेशनल एटीट्यूड और सोच किस तरह से एक देश का भविष्य बदल सकते हैं। देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर धीरे धीरे आर्मी का बहुत ज्यादा कब्जा बढ़ने लगा और उस कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए आर्मी ने एक टोटका अपनाया जो हमेशा पाकिस्तान में काम आता है और वो है कि भाई हम हैं इस्लाम के रक्षक। पाकिस्तानी आर्मी ने जनरल पाकिस्तानी पब्लिक में जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट है उसको एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को काफिर हिंदुओं से बचाना चाहते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी अपनी एटमी ताकत के साथ आपको बचा सकती है और इस टोटके का इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी इकोनॉमी पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन ये कब्जा करके उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी की और पाकिस्तानी सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं की, उल्टा अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी और उनके जो पालतू पॉलिटिशियंस थे उनकी जेबें भरनी शुरू कर दी। इनफैक्ट वेस्टर्न देशों से जो उनको एड मिलता था और आईएमएफ से जो उनको लोन मिलते थे वो भी उन्होंने या तो अपने पॉकेट में डालना शुरू कर दिए या फिर उसका इस्तेमाल करके आतंकवाद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालत ये होगी कि पाकिस्तान में अगर आपको बिजनेस भी ऑपरेट करना है तो पॉलिटिशियंस और आर्मी को पैसे देने पड़ेंगे। Large companies and tracts of real estate. A 2016 article published by the Dawn newspaper of Pakistan says that the military runs 50 commercial entities. Today, the net investment of the military-industrial complex is reported to exceed $100 billion. An investigative report accuses Bajwa and his family of a great loot. It says the family made assets amounting to 12.7 billion Pakistani rupees in the last 6 years. An inquiry began in Islamabad shortly after, uncovering evidence that her family and associates generated more than $1.5 billion in illicit profits in virtually every sphere of government activity. You proved it, and yes, they took a lot of money out of the system. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई हो गया पाकिस्तान में। आर्मी की कंप्लीट पावर की वजह से पाकिस्तान में करप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा और पाकिस्तानी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में ही नहीं लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी ने तो क्रिकेट में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया और इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी डिक्लाइन किया, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन किया, इंडस्ट्रीज भी बहुत खत्म हो गई और इसलिए पाकिस्तानी इकोनॉमी बेसिकली उधार के बेसिस पर चलने लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डेट बहुत हाई हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेट बुलेटिन ने दिखाया कि पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लायबिलिटीज 53.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो गई थी, जो कि 2018 से 80% बढ़ी है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस्लाम का नाम लेके ये सब काम कर रही थी तो ये स्ट्रेटेजी चल गई। पाकिस्तानी पब्लिक ने पूरी दुनिया को दिखाया कि उनके लिए इस्लामिक सुप्रीमेसी देश के डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये एटीट्यूड अब पाकिस्तानी आर्मी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में भी देख सकते हैं। कई ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ओपनली अपने एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया है। खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूँ मैं अपनी पाक फौज को। चाइना तो मंगोज कहलाता था, वो अभी अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है
लेकिन ये भी लिखा गया है कि ग़ज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फ़ौजें अटक तक पहुँचेंगी। ये सारी पेशेंगोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक़ से फ़ौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे, उज़्बेकिस्तान से, ये खुरासान की बात की है। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, हाँ, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की तरबियत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट शोएब अख्तर ने एक बार खुद कहा था कि दानिश कनेरिया इतने विकेट लेते थे, पाकिस्तान के लिए इतने गेम्स जीतते थे, उसके बावजूद उनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था क्योंकि वो हिंदू थे। गेंदबाज कहे जाने वाले शोएब अख्तर ने, जी हाँ, एक गेम ऑन है, एक शो आता है जिसमें मैच या कह लीजिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या कोई भी टॉक्स होती है, तो उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ता था दानिश कनेरिया के, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ हिंदू। जी हाँ, एक रिलीजन, एक धर्म के कारण उनको इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा था। और लोग यहाँ तक कि इस बात पे उनसे प्रश्न करते थे कि आप उनके साथ खाना क्यों खाते हैं। जी हाँ, शोएब अख्तर से ये पूछा जाता था कि जो भी सीनियर खिलाड़ी या कप्तान बुला के कहता था कि आप दानिश कनेरिया के साथ खाना ना खाएं, उनके साथ डाइनिंग टेबल शेयर ना करें, तो उसका जवाब देते थे शोएब अख्तर। वो कहते थे कि जो बंदा यानी कि जो खिलाड़ी तुम्हें 6-6 विकेट दे के 6-6 विकेट हासिल करा के मैच विनिंग जो तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका पैसे कैसे नकार सकते हैं। और यार कोई हिंदू है ना, खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी। और आज पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी बुरी है कि सिर्फ महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। वेस्टर्न देशों से भी अब उनको एड मिलना कम हो गया है, खासकर अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद। आर्मी की इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ने 6000 दिन तक इंडिया को सर्व किया था, जबकि पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 1500 दिन तक पाकिस्तान को सर्व किया था। एक भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फुल टर्म कंप्लीट नहीं की है आज तक। इकोनॉमिक हालत भी अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स 1960 में देखिए और देखिए 2022 में दोनों कंट्रीज में कितना बड़ा गैप है। डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी देखें अगर आप, तो 1960s में उतना बड़ा गैप नहीं था, लेकिन देखिए 2020 में कितना बड़ा गैप है। अगर दोनों कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी आप अगर देखें तो एक समय पर पाकिस्तान का इंडिया से ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड था, लेकिन अराउंड 2007-2008 इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान से आगे निकल गया और आज तो कुछ ज्यादा ही आगे हो गया है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है कि आटे के नाम पर भगदड़ मच रही है, लोगों की मौत हो रही है। और जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी स्टैग्नेट कर गई है, उसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट भी स्टैग्नेट कर गया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट की डिक्लाइन की स्टोरी भी काफी आयरॉनिक है, क्योंकि जिस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पाकिस्तानी आर्मी ने इतना बढ़ाया, खिलाया पिलाया इंडिया को तंग करने के लिए, वही आइडियोलॉजी आज पाकिस्तान को और पाकिस्तानी क्रिकेट को भी डुबा रही है। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान का टूर कर रही थी और उस समय पर उन पर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ था। इनफैक्ट श्रीलंका की टीम को तो हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके एक सेफ जगह पर ले जाना पड़ा था। ये एक तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट में टर्निंग पॉइंट था। कई इंटरनेशनल टीम्स ने बायलैटरल सीरीज को कैंसिल किया। ICC ने 2011 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान भी होस्ट करने वाला था उसको भी कैंसिल किया और इससे पाकिस्तान को बहुत पैसे का लॉस हुआ। जिस तरह हिंदुस्तानी लोगों को भानगर फोर्ट जाने से डर लगता है, उसी तरह इंटरनेशनल टीम्स को पाकिस्तान जाने से डर लगने लगा। और क्योंकि टीम्स ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया, पाकिस्तान में गेम्स खेलने बंद कर दिए, इसलिए स्पॉन्सरशिप से भी जो पाकिस्तानी क्रिकेट को पैसे मिलते थे वो पैसे भी मिलने कम हो गए। इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई कि 2020 में उन्होंने बोला कि यार प्लेयर्स को खुद पैसे देके अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए, हम पैसे नहीं दे सकते। स्पॉटिफाई की मार्केटिंग टीम को पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए कि भीख कैसे मांगते हैं। तो जिस समय पर पाकिस्तान करप्शन में डूब रहा था, पाकिस्तानी क्रिकेट की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, उस समय पर इंडिया ग्रो करने लगा, क्योंकि 2008 में
एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इंडियन क्रिकेट के लिए, और वो था इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। आईपीएल ललित मोदी का आइडिया था कि प्रीमियर लीग की तरह अमेरिका के एनएफएल और एनबीए की तरह एक लीग क्रिएट की जाए जो पूरी दुनिया से बेस्ट क्रिकेटिंग टैलेंट को जमा करेगी और एक एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग फॉर्मेट क्रिकेट फैंस के लिए प्रेजेंट करेगी। और ये लीग शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी सक्सेस बनी। 2008 में जब ये लीग बना, इसका रेवेन्यू $169 मिलियन था और 2021 में ये रेवेन्यू बढ़ के ऑलमोस्ट $7 बिलियन हो गया है। 2009 में आईपीएल का ब्रांड वैल्यू $1.2 बिलियन था और 2022 में ये $11 बिलियन बन गया है। आईपीएल का वैल्यूएशन इतनी तेजी से बढ़ा है कि कहीं हिंडनबर्ग भी इन पर रिपोर्ट ना बना दे। और देखिए, मैं भी चाहता हूं कि आप पाकिस्तान वाली गलती ना करें, बल्कि इंडिया की तरह चैट बने और अच्छे डिसीजंस लें। तो हमने देखा कि आईपीएल इतनी तेजी से ग्रो किया, तो क्या रीजंस थे आईपीएल की सक्सेस के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो T20 जो है वो एक काफी एक्साइटिंग फॉर्मेट है और गेम्स भी काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो आपको पूरा दिन नहीं लगाना पड़ता ये स्पोर्ट देखने के लिए। उसके ऊपर से पूरी दुनिया का जो टॉप क्रिकेटिंग टैलेंट है वो इस लीग में आकर इंडिया में खेल रहा है। ये इंडिया के लिए गौरव की बात भी है। एक और रीजन ये था कि आईपीएल की शुरुआत से ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आईपीएल में इन्वॉल्व थी। तो एक तरह से इंडिया के दो जो और अनऑफिशियल रिलीजन्स हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड, वो दोनों भी साथ में मिक्स हो गए, तो इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई। चाहे शाहरुख खान हो, प्रीति जिंटा हो, फराह खान हो, दीपिका पादुकोण हो, ऋतिक रोशन हो। आईपीएल को एक और फायदा हुआ कि आईपीएल की ग्रोथ के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगी, और इस वजह से जिस तरह से पाकिस्तान ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आईपीएल को बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। पैसा ही पैसा होगा। एक टीम के पास देखिए कितने सारे स्पॉन्सर्स हैं। यहाँ तक कि आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो अमेरिका की बेसबॉल लीग और एनबीए से भी ज्यादा हैं। और आईपीएल इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आईपीएल तो इंडिया के बाहर भी फ्रेंचाइजेस खरीद रहा है। इनफैक्ट दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर्स आईपीएल को एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अनमिसेबल अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आईपीएल की टीम्स तो दूसरे देशों के क्रिकेट लीग्स में भी अब टीम्स खरीद रही है। मुंबई इंडियंस ने मुंबई इंडियंस एमिरेट्स और मुंबई इंडियंस केप टाउन भी खरीद रखा है। उन्होंने हाल में ही एक न्यूयॉर्क में भी क्रिकेट टीम बनाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी वेस्ट इंडीज में एक टीम खरीदी है जिसका नाम है ट्रिनिबैगो नाइट राइडर्स। और आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं सिर्फ वो 6 बिलियन के आसपास हैं। और फनी बात देखिए कि इस समय पर पाकिस्तान आईएमएफ से 7 बिलियन का लोन मांग रहा है अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए। तो ये आईपीएल के 1 साल के मीडिया राइट्स के पैसे से हिंदुस्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी बचा सकता है। लेकिन पाकिस्तान आईपीएल की इस बूम से बेनिफिट कर सकता था जिस तरह से दूसरे देशों के क्रिकेटिंग लीग्स कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया। 2008 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक्चुअली भाग लिया था आईपीएल में और काफी पैसे भी कमाए थे। लेकिन जैसे एक बेवड़ा बिना दारू के नहीं रह सकता, उसी तरह पाकिस्तान बिना आतंकवाद के नहीं रह सकता। 2008 में आपको याद ही होगा 26/11 के आतंकवादी अटैक्स हुए जो पाकिस्तान से करवाए गए थे। उसके बाद से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया और इसीलिए आईपीएल के सारे फ्रेंचाइजेस इंग्लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन आईपीएल के इस लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बावजूद पाकिस्तान आईसीसी के डोनेशंस पर चलता है और आईसीसी का मेजॉरिटी जो पैसा है वो बीसीसीआई से आता है। तो बिना आईपीएल के इन्वेस्टमेंट के भी इनडायरेक्टली पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई के पैसे पर ही पल रहा है। अब आईपीएल की सक्सेस से चिढ़ने के बाद पाकिस्तान ने भी सोचा कि जाओ हम अपना लीग बनाएंगे। क्या करें, बच्चों को आदत होती है अपने बाप की कॉपी करने की। तो पाकिस्तान ने भी 2015 में पाकिस्तानी सुपर लीग लॉन्च की, बट द लीग डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। पीएसएल का ब्रांड वैल्यू, मीडिया राइट्स, रेवेन्यू, प्राइज मनी, प्लेयर्स कुछ भी आईपीएल के आसपास भी नहीं आते। पीएसएल का ब्रांड वैल्यू मुश्किल से $500 मिलियन है, जबकि आईपीएल का $11 बिलियन है। आईपीएल और पीएसएल के बीच में प्लेयर्स को पैसे भी कितने मिलते हैं उसका भी डिफरेंस देख लीजिए। इनफैक्ट विमेन्स आईपीएल जो है वो भी पीएसएल के मैचेस से कहीं ज्यादा पैसे जनरेट कर रहा है। एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन केम जब इंडिया ने बोला कि भैया हम आपके यहाँ 2023 में एशिया कप खेलने नहीं आएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब पाकिस्तान इस बात से चिढ़ा हुआ है, धमकी दे रहा है कि हम भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हमारा भी वेन्यू चेंज कीजिए, बांग्लादेश में मैचेस करवाइए। अब देखिए, इंडिया के पास वैलिड रीजंस है पाकिस्तान में ना क्रिकेट खेलने के। पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन तो है नहीं। 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब तो पाकिस्तान आया था इंडिया में खेलने के लिए, और बीसीसीआई ने भी क्लियर कर दिया है कि भैया वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही होगा, हम मैचेस शिफ्ट नहीं करेंगे बांग्लादेश में। हम क्यों खोए रेवेन्यू
वेन्यू आपकी जिद की वजह से कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी मना कर दिया है कि हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे वेन्यूज का पाकिस्तान के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आईसीसी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो बीसीसीआई की वजह से आता है। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो बीसीसीआई की वजह से ही आता है। और रमीज राजा ने बोला ही कि बीसीसीआई अगर चाहे तो पीसीबी को घुटने टिकवा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। उसकी फंड से भी अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनी। तो आप अभी कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, कितनी भी जिद कर लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए, एंड में तो आपको इंडिया आना ही पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं, घर पे बैठिए, ऐसे ही कंगाली हो रखी है और भी कंगाल हो जाइए। और इन सारे फैक्टर्स से क्लियर हो जाता है कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को इस क्रिकेटिंग युद्ध में हरा दिया है। और शायद पाकिस्तान को इस पूरे मुद्दे से कुछ सबक लेने चाहिए। क्या फायदा हुआ आपको इस्लामिक सुप्रीमेसी फैलाकर? क्या फायदा हुआ आपको आतंकवाद को सपोर्ट करके? क्या फायदा हुआ आपको आर्मी के आपके देश के ऊपर मोनोपोली करके? आपके क्रिकेटिंग बोर्ड के पास पैसे नहीं है, आपके जनरल मौज की जिंदगी जी रहे। कंपेयर कीजिए इनको इंडियन जनरल से जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश उनकी सेवा में नहीं लगा हुआ। अगर पाकिस्तान अपनी सिचुएशन को बेहतर करना चाहता है तो शायद उनको अपनी गवर्नमेंट, अपनी आर्मी के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि बंद करो ये इस्लामिज्म, दोस्ती करो भारत से, खत्म करो ये कश्मीर का ड्रामा। क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी बहुत बेनिफिट करेगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स आएंगे आईपीएल में खेलने के लिए, कितने पैसे कमाएंगे। पाकिस्तान के शायद कुछ फ्रेंचाइजेस में आईपीएल इन्वेस्ट करेगा, उससे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे मिलेंगे। सबके लिए विन विन सिचुएशन है ये। लेकिन यही तो आपको दिखाता है कि दो देश जो कल्चरली इतने सिमिलर हैं, हम लोगों का डीएनए बेसिकली सेम है, लेकिन फंडामेंटल सोच और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों में, जिस वजह से एक देश की हालत खराब है और एक देश कितनी बढ़ोतरी कर रहा है इस समय। एक ग्रोथ वसुधैव कुटुंबकम और डेवलपमेंट और म्यूचुअल बेनिफिट के रास्ते पर चल रहा है और एक एक्सट्रीमिज्म, एक्सक्लूजन और हेट्रेड के रास्ते पर चल रहा है। और हमने क्लियरली देखा है कि कौन सी आइडियोलॉजी ज्यादा सक्सीड कर रही है इस समय पर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले से पाकिस्तान कोई सबक सीखेगा? पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कुछ सबक सीखेगा? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट का एटीट्यूड इंडिया की तरफ चेंज होगा? हाँ या ना? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाय द वे, शाम शर्मा शो का जो इंट्रो कंपटीशन है वो अभी भी चल रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे शाम शर्मा शो का लोगो और म्यूजिक का लिंक दिया हुआ है। गूगल फाइल के फोल्डर पे क्लिक करके उसको यूज करके शाम शर्मा शो का इंट्रो बनाएं। विनिंग इंट्रो शाम शर्मा शो का नया इंट्रो बनेगा। अगर आप पाकिस्तानी रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। चलिए, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने वीडियो देखी तो जो लास्ट में श्याम सर ने क्वेश्चन पूछा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमें कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए, कोई बेनिफिट ही नहीं देना चाहिए। बेनिफिट दे दे के हमने बर्बादी की है अपनी इन पोरकियों को। तो मेरा तो आंसर सीधा है नो, नॉट एट ऑल। हमने कोई रिलेशन नहीं रखना। क्योंकि एक बात और पूछिए कि ये कभी सुधरेंगे, तो श्याम सर को आप लोगों को बता दो, मेरा हार्ड बिलीव है कि ये जिंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने वीडियो बहुत देखी है। आप जो बच्चों का देख रहे थे ये वीडियो, वो कह रहा है मैं ये कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा इंडिया को। मैंने हिंदुओं की वीडियो देखी है, वहाँ के एक हिंदू ने, बहुत ज़्यादा लोग उस पर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हिंदुओं की एक दो हिंदू हैं, एक तो पानी पी रहा था गिलास में धो धा के, उसको 50 रुपये पानी पीने के देने पड़ रहे थे वहाँ पे, और गिलास भी उसने खुद धोया, पीने के बाद फिर धो के उसका लिफाफे में टांग के अलग रखा। तो ये है असली पाकिस्तानी, ठीक है। तो बच्चों का आपने माइंडसेट देखा, बच्चों की ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये कभी सुधरने वाले नहीं। आप जितना मर्जी सोच लो, इन्होंने ट्रेड बंद किया, ट्रेड अब खोलो ही मत। देखो
मैं हमेशा बोलता हूं, अगर अब सोच ही लिया ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों तरफ मन मत रखो। अब करना है तो करना है, बस डन करना है, इनके साथ कंप्लीट कहानी ओवर करनी है, समझ गए? तो ये है मेरी सोच इसके ऊपर। बाकी शाम सर जी सलाह दे रहे थे कि पाकिस्तानियों को ऐसा करना चाहिए, तो हमने इन्वेस्ट कर देते, पाकिस्तान का भी विन विन, कोई विन विन सिचुएशन नहीं है शाम भाई, हमारे लिए हमेशा घाटा ही रहेगा। कितना कमा लेंगे हम इनके फ्रेंचाइजी करके, कितना कमा लेंगे? की खुद तो डूबे हुए हैं, हमको हमारी फ्रेंचाइजी जो वहां पे फ्रेंचाइजी खरीदेंगे या कुछ करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो वो खुद भी डूब जाएंगे। कहते होते हैं हमारे यहाँ पे ना, माड़ा पैसा अगर किसी का आ जाए, ठीक है, तो जो आपका खून पसीने की कमाई है वो भी लेके चले जाता है। माड़ा पैसा समझते हो जैसे गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा अगर आप ले लेते हो ना किसी से, तो जो आपकी मेहनत की कमाई है वो खींच के ले जाता है। तो पाकिस्तानी एक प्लेग है, एक माड़े दुनिया में एक पनौती है। ये लोग भी हमारे यहाँ अटैच होंगे तो हमारे लोग खराब होंगे, इनका पैसा हमारे में इन्वॉल्व होगा, या हमारा पैसा इनमें इन्वॉल्व होगा, हमें नुकसान होगा। तो अभी मैं चाहता हूं सब लोगों को, क्या हमको आप इनकी बातें देख लो। आज भी वैसे थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं, वैसे ये बोर नहीं होने देते, मीम अच्छे डालते हैं, लेकिन थोड़े से भी ये पुर्कियों के लिए सॉफ्ट रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, शोएब अख्तर वो उसने अपने हिंदू भाई की बात उठाई वहां पे, लेकिन वो उसका रीजन था क्योंकि ये एंट्री मारना चाहते हैं। ये जब भी अच्छी बात करेंगे समझो इंडिया में एंट्री मारना चाहते हैं, इसलिए अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब ये बैक एंड पे अपने ट्विटर हैंडल करते हैं, जहाँ बैक एंड पे इंटरव्यूज देते हैं, जहाँ ये करते हैं काम, ठीक है, तो ये ऐसे ही जहर फैलाते हैं। वो अफरीदी उसका परदादा, ठीक है, कश्मीर में आया था जिहाद करने, उसके परदादे ने रेपिस्ट का वो पोता है। वो बातें देखो, मजहब के नाम पे इंडिया करता है, जबकि मजहब के नाम पे ये करते हैं। हम यहाँ झंडा फहरा देंगे, हम वहां झंडा फहरा देंगे, हम ये कर देंगे, जबकि इंडिया ने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान पे ऊपर जाके इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देंगे। इनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है, जो पूरा वो बनाया हुआ है ना हिंदुत्व का, ये सब ड्रामेबाजी है। हम कुछ और घर वापसी की बात करते हैं, ये और तरीके की सोचते हैं, इनको पता ही नहीं इन चीजों का, ठीक है। तो ये बात है, मैं इस कॉन्सेप्ट को तो बाय कर ही नहीं सकता, चाहे लाइफ टाइम मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा कि इंडिया हमारे कोई इनके साथ रिलेशन अच्छे हो। मैं तो कहता हूं लोहे की दीवार बना दो बॉर्डर पे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से, हमें 1 रुपए का फायदा नहीं चाहिए यार। चाहे ये बोलते हैं ना पोरकी कि इंडिया कोई फायदा होगा, इंडिया कोई, भाई हमें 2-4 बिलियन के लिए अपने, ठीक है, जो हमारे बेमिसाल बंदे हैं, जब जिनकी कोई कीमत नहीं है, जब जो हमारे इंडियन ह्यूमन है, जब हिंदुस्तानी है, उसकी हम 1-2 बिलियन पीछे किसी की भी जान नहीं गंवा सकते। पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, पैसा हम इंडिया को कमाना आता है, भूखमरी हमने देखी हुई है, सब कुछ हमने, स्टारवेशन हमने देखी हुई है। और मेरे को ये वीडियो देखते हुए इतना प्राउड, आप भी कमेंट में बताना मेरे को, आपको कितना प्राउड फील होता है ना प्राउड फील? क्या आप ये प्राउड गंवाना चाहते हो इन पुरखियों के साथ लग के? बताना मेरे को कमेंट में आप। मैं नहीं चाहता कि मैं ये कभी प्राउड अपना लूज करूं, और मैं ये चाहता हूं कि हम इंडियंस अपना प्राउड ऐसे ही आगे और मजबूत करते जाएं, और आगे से आगे और ऊपर आसमान की बुलंदियों को छूते जाएं। ये हमें नहीं चाहिए भाई, इनके बिना ही हम अपना सार लेंगे। क्रिकेट जैसे क्रिकेट स्ट्रांग है ना, आज इंडिया भी वैसी स्ट्रांग है। बस हमें सिर्फ क्या है कि थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए कि करना है तो करना है, बस डन। इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है तो नहीं रखना, 2 किश्तियों में पैर मत रखो। कहते हैं ना कि ट्रेड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कई लोग आदत होती है। देखो 2 किश्तियों में जाओगे ना, ये है 2 किश्ती हैं, ये एक किश्ती में ये पैर रखा हो, एक किश्ती इनका लग हो जाएगी ना तो बीच में से फट जाओगे, एक ही किश्ती में सवार हो जाओ। और जिस अमन की आशा वाली किश्ती में सवार हुआ, इन्होंने उस किश्ती को बोला हुआ है कि इस किश्ती को, जो हिंदुस्तान की अमन की आशा वाली किश्ती है, इसको हम 1000 कट्स देंगे। जियाउल हक का ऑन रिकॉर्ड ये उसका है स्टेटमेंट कि इंडिया को 1000 कट्स देंगे। 71 के बाद उसने ये किया था कि इंडिया ने हमारा तोड़ा तो हम इसके 1000 कट, जबकि गलती उनकी थी सब, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी पड़ती है।
ये अब सब झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी जितने भी ये यूट्यूबर है सब झूठ बोलते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूर हो जाओ भाई, आज बोल रहा हूँ। मेरे को इतना प्राउड फील होता है, मैं ये प्राउड अपने इंडिया से हटाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, हम ऐसे ही आगे तरक्की करते रहे, लेकिन इन सूरों से दूर हो जाए। इन सूरों से दूर रहेंगे, हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकेंगे। याद रखना ये मेरी बात। पोरकियों के साथ लग के जो आप आज तरक्की कर रहे हैं ना, ये ग्राफ आपको नीचे गिरता हुआ मिलेगा। तो आई होप बड़ा मजा आया मेरे को ये वीडियो देख के। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। कंपैरिजन तो इनके साथ सूरों के साथ तो बनता ही नहीं है, ठीक है। और ये कुत्ते हैं, कुत्तों का काम होता है भौंकना, हम हाथी हैं। हम अब 1947 के बाद हम हाथी की चलते आ रहे हैं, ठीक है। आज इस बुलंदी को छू लिया। ये कुत्ते हैं, तब से भौंकते आ रहे हैं और आज इनके दांत टूट चुके हैं। पहले इनके पास काटने की क्षमता थी, जब अमेरिका फंड करता था, सारे फंड करते थे, तो आज इनके पास काटने की भी ताकत नहीं है, दांत टूट चुके हैं। अब मैं नहीं चाहता कि इंडिया चाहे और कंट्री से ले ले, लेकिन इंडिया इनके एक भी दांत इनके दोबारा लगाए, क्योंकि वो दांत आपको जरूर काटेगा दोबारा इन पोरकियों का। याद रखना मेरी बात। मैं बातें ऐसी बोलता हूँ, लोगों को लगता है नफरत करता है पाकिस्तानियों से, तो आप ऐसा ही समझ लो। लेकिन मैं अपने इंडियन भाई का एक का भी नुकसान होते नहीं देख सकता। मुझे हर बात याद आती है। लोग कहते हैं हिस्ट्री है, भूल जाओ, आगे बढ़ो। नहीं भाई, हिस्ट्री सिखाती है। अगर जो बंदा हिस्ट्री से सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, वो हमेशा मार खाता है। हिस्ट्री सिखाती है कि कैसे आपको आगे अपना रास्ता तय करना है, क्या गलतियां की हैं आपने, वो आपने सुधार के आगे निकल रहे हैं। ये गलतियां थी हमारी जो इनके साथ लगे रहे हैं। ये पानी वाला मुद्दा भी इनके साथ क्लियर करना चाहिए इंडिया को। सारे कट कर दो बस। जैसे बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या करता है कि अपने बिजनेस में हमेशा अपने रिश्तेदारों से भी पैसा लेगा। हो सकता है उसमें 5% 10% की कर ले, लेकिन वो अगर वही होता है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ऐसे इंडिया अगर इन कुत्तों के साथ दोस्ती करेंगे तो हमें फायदा क्या, नुकसान हमारा ही है, फायदा इनका है। ये दोनों तरफ बैठेंगे, ये हमसे खाएंगे भी, कमाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक इनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नुकसान आतंकवादी के थ्रू हमारा इंडिया का करेंगे। ये अंदर से ये बातें करते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको सैफरन का दिखाया, खालिस्तान का मुद्दा दिखाया, ये सारे ऐसे करते रहे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। बस एंड ऑफ द डे बात ये है कि ये कभी नहीं सुधरेगी कौन। बाकी आपकी सोच है, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, मेरे व्यू पॉइंट अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम ऐसे ही अपने देश के लिए आगे काम करते रहे, बढ़ते रहे और इन पोरकियों के साथ हमें जो इनकी एक्सपोज है इनको करते रहे, इनके दांत खट्टे करते रहे, पोरकियों के निशाने पे लेते रहे और स्ट्राइक दिलवाते रहे। पोरकियों को तो जितनी औकात है भाई उतना मैं कर रहा हूँ, बाकी आपका साथ मिलेगा तो और बढ़ते जाएंगे आगे। जिस दिन आप बोल दोगे कि भाई नहीं साथ नहीं दे सकते, उस दिन भाई मैं फिर भी अपना लगा रहूंगा, जितना मेरा हिम्मत होगी करता रहूंगा। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।